अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं, ये टॉपिक आपने देख लिया होगा, अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स। बहुत सारे लोग यूके में मौजूद हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे अडल्ट डिपेंडेंट्स होते हैं जो यूके से बाहर दूसरे मुल्कों में होते हैं और वो चाहते हैं कि उन अपने प्यारों को अपने पास लेके आ सकें, अपने साथ रख सकें, लेकिन उसके लिए सही उनको रूट नहीं मिल रहा होता, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिल रही होती जिसके नतीजे में परमानेंटली वो लोग उनके पास आके रह सकें। तो मेरी शेख साहब से डिस्कशन चल रही थी और शेख साहब ने कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हैं और मैं चाहूँगा कि वो सारी इन्फॉर्मेशन शेख साहब हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करें। शेख साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसे कौन कौन से रिलेटिव्स हैं जो अडल्ट डिपेंडेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनको स्पॉन्सर किया जा सकता है और वो यूके एज ए अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव के तौर पे आ सकते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स उमान साहब, आपने ये क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो ये है कि अडल्ट डिपेंडेंट, अडल्ट का वर्ड ही बता रहा है कि वो 18 साल से ऊपर, उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके ब्रदर हो सकता है और आपके ओवर 18, आपके अपने ओवर 18 जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, वो भी हो सकते हैं। मतलब अपने बच्चे भी अडल्ट डिपेंडेंट में? एग्जैक्टली, अगर कोई बच्चा नहीं लाया और वो 18 साल का हो गया किसी भी कंट्री में, तो उसको भी आपने इसी वीज़ा रूट में 18 साल से ऊपर वाला जो है अडल्ट डिपेंडेंट, इसको एब्रीविएशन में जैसे हम ADR भी कहते हैं, उसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो शेख साहब, इसकी मतलब मोटी मोटी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो देखें इसमें देखें, सबसे पहली बात है कि ये स्पॉन्सर पे बड़ी हैवी थ्रेशोल्ड है इसमें, कि ये एप्लीकेंट ने प्रूव करना है कि वो होली सोली उसका डिपेंडेंट है, क्योंकि उसके बगैर, अगर स्पॉन्सर के बगैर अगर वो उसका डिपेंडेंट नहीं है तो फिर यू कैन नॉट अप्लाई। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपकी जो है इलनेस है, आपकी डिसेबिलिटी है, ये आपके केस को जो स्ट्रेंथन करती है, जिसकी बुनियाद पे आप ये रीजंस बताते हैं कि जी मैं इसको क्यों यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ या बुलाना चाहती हूँ, तो आपने ये प्रूव करना है कि आपका जो डिपेंडेंट है, जो अडल्ट डिपेंडेंट है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, वो डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी है उनको को वहाँ पे डे टास्क, यानी कि आपको कपड़े धोने के लिए, आपको रहने के लिए, आपको खाने पकाने के लिए आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर जो यूके में है वो उसको उस टास्क को मीट विद कर सकता है या उसको प्रोवाइड कर सकता है। ये सारी जो सिग्निफिकेंट एविडेंस है ये आपको देनी होगी, जिससे आप प्रूव करेंगे, देन यू कैन गेट। इतनी छोटी सी बात के लिए भी अडल्ट डिपेंडेंट कैटेगरी में वो बंदा फॉल कर जाएगा कि आप डे टू डे टास्क पूरे नहीं कर पा रहे? हाँ साहब, ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इनएबिलिटी या डिसेबिलिटी सम सॉर्ट ऑफ, ये आपने अगर प्रूव नहीं की तो फिर तो हर बंदा ही अपने फैमिली मेम्बर्स को, बहन भाइयों को रोज़ बुला लेगा कि जी उसको मैं बुलाना चाहता हूँ, उसको मैं बुलाना चाहता हूँ। ये चीज़ें होम ऑफिस जो है मॉनिटर करता है और ये आपने थ्रू कोजेंट और स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ, मतलब ये कंडीशन है, ये कंडीशन। तो इसमें फाइनेंशियल डिपेंडेंसी देखें, डिपेंडेंसी सिंपली ये तो नहीं है कि आप खा पी नहीं सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है? अगर जो फैमिली मेम्बर आपको यूके में, जो आपका स्पॉन्सर है, इन अदर वर्ड्स, अगर वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है तो आप उसके बगैर अब डेफिनेटली वहाँ पे आप नहीं रह सकते। तो वो स्पॉन्सर को ये भी प्रूव करना होता है कि वो उसको मंथली या क्वार्टरली या ईयरली पैसे भेजता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सरवाइव कर रहा है। तो इसका प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको ये ट्रांसफर, ये सिंपली नहीं है। वहाँ साहब आपने बहुत अच्छा, कुछ लोग आके हमें कहते हैं कि जी हमने वो पैसे जो है किसी के हाथ भेज दिए हैं, बाई हैंड भेज दिए हैं, या हम गए थे तो दे आए। नहीं, होम ऑफिस कहता है कि हमें जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए कि आप ये मनी उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उनके अकाउंट में जा रही है और वो उसी अमाउंट की बुनियाद पे वहाँ पे सर्वाइव कर। तो ऐसे लोगों के लिए फिर मशवरा ये है कि आप जब भी अपने प्यारों को पैसे भेजें तो थ्रू प्रॉपर चैनल से उनको पैसे भेजें। ये बैंक ट्रांसफ़र भी हो सकती है या मनी ट्रांसफ़र करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके थ्रू आप वो पैसे भिजवा सकते हैं। तो जैसे ये डिसेबिलिटी की आपने बात की, मेडिकल कंडीशंस की बात की,
इसके बारे में ये कहाँ तक है, अगर वो इलाज उनके मुल्क में अवेलेबल है इलाज? हाँ, ये रुमान साहब आपने मेरे ख्याल में सबसे अच्छा सवाल ये है जो होम ऑफिस आजकल इस थ्रेशोल्ड में ये भी देखता है कि होम ऑफिस देखता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारी हैं जो कि आपकी नेटिव कंट्री यानी आपकी ओन कंट्री में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे वो बीमारियों का इलाज यानी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो होम ऑफिस इस बात को देखेगा कि आपको वहीं रहना चाहिए, यहाँ आपको नहीं बुलाया जा सकता। हाँ, होम ऑफिस ये ज़रूर देखता है कि इमोशनली और मेंटली अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज्वाइन करके देखें ना, तो इसका मकसद ही यही है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे दूर है और आप उसको बुलाना चाहते हैं। देखें, आप यहाँ पे स्पॉन्सर, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप हर दूसरे तीसरे दिन महीने के बाद तो जाके अपने रिलेटिव को सपोर्ट नहीं कर सकते। आपने डेफिनेटली यहाँ रहना है, आपकी फैमिली है, आपके यहाँ पे अपनी मामलात हैं, तो इसीलिए ये वीज़ा की जो ऑप्शन रखी गई है कि ऐसे फैमिली मेम्बर को जिसको जो कि आप पे डिपेंडेंट है और वो आपके बगैर नहीं रह सकता, वो आपके साथ रह कर ही अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, तो इसीलिए ADR का जो है ये वीज़ा रखा गया है। अच्छा, ये बताइए कि कौन लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, मतलब हर वो बंदा जो यूके में किसी भी वीज़े पे मौजूद है, क्या वो अपने अडल्ट डिपेंडेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं? जी, मोहन साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि जो ब्रिटिश है और जो सेटल्ड है जिसके पास ILR है, वो अपने अगर किसी रिलेटिव को स्पॉन्सर करना चाहता है या बुलाना चाहता है तो उसको वहीं से अगर वीज़ा ग्रांट होता है तो उसको वहीं से ILR मिलेगी, यानी उसको 5 साल का वीज़ा मिलेगा और वो यहाँ आके एक तरह से पूरे 5 साल गुजारेगा। उसको इन बिटवीन 2.5 साल या 3 साल के बाद कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना होगा, वो वहीं से सेटल होके आएगा। और आपके इसी सवाल से इसका रिलेटेड क्वेश्चन से मुतल्लिक ये दूसरा सवाल है कि अगर लेट से किसी के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं और ब्रिटिश नहीं है, उसके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, तो वो स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू जो उसके पास स्टेटस होगा उसी के मुताबिक उसको टेम्परेरी आप कह लें उसको उतने अरसे का वीज़ा दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो स्टेटस इन लाइन हो जाएगा, वो मेन स्पॉन्सर के साथ अप्लाई करेगा। लेकिन रिक्वायरमेंट्स वैसे ही मीट करनी पड़ेगी? नो चेंज, उसमें कोई फर्क नहीं। जो एक ब्रिटिश नेशनल की रिक्वायरमेंट है वही एक लिमिटेड लीव टू रिमेन वाले की बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही। तो अच्छा, एक बड़ा ऐसा समझा जाता है कि जब आप अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव को स्पॉन्सर करते हैं, उनका वीज़ा लग जाता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन उनको मिल जाता है, तो वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाला बंदा यहाँ पे आके जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एंजॉय कर सकता है। Exactly. मेरा इशारा आप समझ गए? मैं बिल्कुल समझ गया कि वो पब्लिक फंड्स ले सकता है। और आज रुमान साहब आप जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, यकीन करें मैं समझता हूँ कि वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर ये कोई नहीं समझ पाता इंफॉर्मेशन तो वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मेजर उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये आपका ये कि जो अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जो भी ADR में बुलाना चाहता है वो नो रिसो पब्लिक फंड्स पे आएंगे। आपको इस बात की स्पॉन्सरशिप में डेक्लेरेशन देनी होगी कि ये 5 साल जो ये पूरे करेंगे इनके ऊपर ना ये कोई पब्लिक फंड ले सकते हैं, ना कोई बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं, और स्पॉन्सर विल मेंटेन एडुकेट जो भी उसकी अकोमोडेशन है व्हाटएवर, वो सब कुछ स्पॉन्सर नहीं करेंगे। इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। मतलब अगर ये समझा जाता है कि हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे और उनका जो खर्चा वगैरह है या बाकी चीजें हैं वो गवर्नमेंट, मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई डिसेबिलिटी या कोई यूनिवर्सल क्रेडिट, तो ये आप भूल जाएंगे, सफाई फाड़ दें। ये आपने डेक्लेरेशन दे दी है होम ऑफिस को एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग पीरियड। आपने जब ये अप्लाई करना है आपने स्पॉन्सरशिप देनी है, उसके अंदर डेक्लेरेशन देनी है कि मैं अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स को बुला रहा हूँ इनका मैं 5 साल तक कोई बेनिफिट, तो आपने एडिक्वेट मेंटेनेंस का जिक्र कर दिया है कि स्पॉन्सर रिस्पांसिबल है कि जिसको वो स्पॉन्सर कर रहा है वो पेरेंट्स हैं या उसके बच्चे हैं, बिल्कुल सही, उनको वो टेक केयर वो खुद करेगा, उनके सारे खर्चे वो खुद करेगा, उनके नाम पे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और वो स्पॉन्सर को बहरहाल अपनी वर्थ शो करनी पड़ेगी पहले कि मैं ये कर सकता हूँ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो वो स्पॉन्सर को वर्थ शो करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए शेख साहब? हाँ, ये बात बहुत सही है कि जो स्पॉन्सर है, देखें वो सबसे पहला तो वही रूल है कि अगर वो सिंगल एक पर्सन को बुला रहा है 18,600, अगर माँ बाप को बुला रहा है तो 3,800 मोर ऐड कर दें 220,000 समथिंग हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ये बात उसको अपना क्या कहते हैं अकोमोडेशन बतानी होगी कि ओवर क्राउडेड नहीं होगी,
और अगर पेरेंट्स सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अकोमोडेशन के लिए क्या शो करना पड़ेगा? अकोमोडेशन के लिए देखें, अगर रुमान साहब आपका अपना घर है तो आप डेफिनेटली लैंड रजिस्ट्री देंगे, मॉर्गेज बैंक स्टेटमेंट देंगे। अगर आपके पास घर कोई किराए पे है तो आप डेफिनेटली टेनेंसी एग्रीमेंट देंगे, और टेनेंसी एग्रीमेंट के साथ आप सर्वे रिपोर्ट भी देंगे कि आपके पेरेंट्स अगर आ रहे हैं तो वो घर ओवर क्राउडेड नहीं होगा। और कोई ऐसा कोई बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स वगैरह जी एग्जैक्टली वो 18,600 में जब आपने देना है या 22,000 समथिंग देना है, तो आपको अपनी सारी चीज़ें, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको 6 पे स्लिप्स देनी होंगी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आपको 1 साल की टैक्स। ये वीज़ा अप्लाई करते हुए क्या टीबी टेस्ट भी करवाना पड़ता है आपको अपने मुल्क से? जी ये आपको बिल्कुल करवाना पड़ती है, क्योंकि आपको ये भी एक रूल का शायद आपको तो बहुत अच्छी तरह इल्म है, क्योंकि मेरे देखने वाले, जब भी आप 6 महीने से ऊपर को वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको टीबी टेस्ट करवाना होता है। ठीक है। और इसमें कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है? हाँ जी, इसमें आपने ऑनलाइन जाके ADR एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करनी है, और इस एप्लीकेशन के अंदर आपने खाली ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करनी होगी, इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपने एक अपेंडिक्स फॉर्म भी फिल करना है, जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, एडुकेट अकोमोडेशन, और आपका वो पूछते हैं कि आपने जो अपने डिपेंडेंट को वो जो मनी ट्रांसफ़र किया है उसके सोर्सेज भी बताने होते हैं। तो मनी ट्रांसफ़र के प्रूफ भी साथ देने पड़ते हैं। तो ये आपने कॉस्ट बता दी, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, कितनी देर में एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है? ये रुमान साहब इसकी ILR के लिए आपको पता होम ऑफिस की फ़ीस जो है वो तकरीबन, मैं इसमें सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, कोई 3450 पाउंड है लमसम, ऊपर नीचे हो सकती है, शायद चेंजेस भी आ रही हो। और दूसरा आपका सॉरी क्या सवाल था? प्रोसेसिंग टाइम का। हाँ, प्रोसेसिंग टाइम वही है कि इसमें 12 वीक्स हैं जो होम ऑफिस ने वेबसाइट पे दी हैं, तो ये हम हार्ड एंड फास्ट रूल के तौर पे तो नहीं कह सकते, होम ऑफिस ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे आजकल डिले चल रहा है, कुछ एप्लीकेशन जो 8 से 12 हफ्तों में डिसाइड होनी थी वो 20-20 हफ्ते, बाद 24 वीक्स में जा रही है। बात को तो रुमान साहब आपको तो ये भी पता है, साल भी हो गया है बहुत लोगों को, लेकिन वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम वो 12 वीक्स है, उन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ। अच्छा शेख साहब, मतलब आज की बातों से मेरा ये ख्याल है कि हमारे सुनने वालों को ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बंदा जो यहाँ पे यूके में मौजूद है और किसी वजह से वो अपने पेरेंट्स को और अडल्ट डिपेंडेंट्स को जाके उनकी टेक केयर नहीं कर सकता, वो उनको बुला सकता है। अगर ये सारा प्रोसेस करें जो कि आज हमने सारा प्रोसेस डिस्कस कर लिया, एप्लीकेशन की फ़ीस भी डिस्कस कर ली, फॉर्म भी डिस्कस कर लिया, अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है फिर हमारे पास क्या रेमेडी, क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। मान साहब देखें, ये क्योंकि स्टैट्यूट है वीज़ा, तो मैक्सिमम चांसेस है कि होम ऑफिस आपको राइट ऑफ अपील देगा, राइट ऑफ अपील मिलता है, जो कि 28 डेज होते हैं। तो आप उसमें अपनी रीज़नेबल जो भी एविडेंस है जो आप समझते हैं कि होम ऑफिस ने कंसीडर नहीं की, या कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपने दी और होम ऑफिस उसको लुक इनटू कंसिडरेशन नहीं रखा, तो आप उसकी बुनियाद पे अपील कर सकते हैं। मेरा भी ज़ाती यही ख्याल है कि बाज़ दफ़ा ये एप्लीकेशन ऐसी है कि होम ऑफिस की स्टेज पे एंट्री क्लियरेंस पे जब आप अप्लाई करते हैं, अपनी एम्बेसी में अप्लाई करते हैं और वहाँ पे अगर रिफ्यूज़ हो तो आपको अपील पे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एप्लीकेशन पे ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या नहीं की जाती, तो आप कोर्ट में जाके कर सकते हैं। शेख साहब कोई आखिरी बात कोई आप देखिए रुमान साहब, कुछ चीज़ें हैं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, तो मैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है हमने सारी, क्योंकि आपको पता है इसकी गॉव के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमने आपको आपसे डिस्कस की हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मैटर में ADR में आपको किसी एक्सपर्ट की मेरे हिसाब से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये वीज़ा ईजी नहीं है, थ्रेशोल्ड बहुत हाई है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट टास्क हैं। मेरी अगर पर्सनल राय पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि कोई जो स्टैट्यूटरी फॉर्म है जो ऑनलाइन हम करते हैं उसमें बहुत सारी बातें होम ऑफिस उस तरह नहीं पूछ रहा होता, लेकिन रीजनेबली जब वो केस को एडजुडिकेट कर रहा होता है तो वो चीज़ें निकाल के उसको अपने लेटर के अंदर वेदर वो ग्रांट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, रिफ्यूजल के अंदर ही मैं होम ऑफिस की फीस बहुत हाई है। हाँ यस कितनी फीस है होम ऑफिस की? 3450 नहीं 3250 करंट फीस इसकी 3250 पाउंड फीस है, इतनी सारी फीस है, प्लस आप अपने जो लॉयर्स हैं वो भी पैसे लेंगे काफ़ी सारे। और जैसे शेख साहब फरमा रहे हैं कि ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसमें एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उस एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं,
तो पैसे दे के एडवाइस लें, क्योंकि आपके प्यारों का मसला है। आप इतनी महंगी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, आप हवा में तीर नहीं चला सकते। और मैं बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि हमारे पास ही आए हैं एडवाइस लेने के लिए। हमने तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खोल के रख दी है। इस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने सुनने वाले को कहूँगा कि आप फिर भी कोई एक्सपर्ट केस स्पेसिफिक एडवाइस चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच।